Hello dear parents, I am Dr. Shamshad Ahmed here on the platform of the Hindu Guru IAS Academy, Okhla. We have initiated UPSC Civil Services Examinations preparation on the platform of the Hindu Guru in Okhla. एक ऐसी ज़रूरत इस एरिया की थी जो बहुत दिनों से रिक्वायर्ड थी कि इस एरिया में यूपीएससी के स्टूडेंट बहुत ठीक ठाक नंबर्स में हैं, बट उनको प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर एक कोचिंग का सिस्टम यहाँ प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। मैक्सिमम बच्चे दूर से आकर यहाँ रेजिडेंस करते हैं और उन्हें दिल्ली के डिफरेंट पार्ट्स पर अपनी इश्यूज़ को लेकर या अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर विज़िट करना पड़ता है। इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। सो हिंद गुरु के डायरेक्टर्स ने एक इनिशिएशन लिया कि इस एरिया के अंदर एक ऐसी एकेडमी डेवलप किया जाए जिसके साथ दिल्ली एनसीआर और इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ के साथ सिविल सर्विसेज की कोचिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि उन बच्चों का टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके और प्रॉपर गाइडलाइन हो सके, ताकि उनको अपनी प्रिपरेशन में जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ख़ास करके मेंटरशिप की और अपनी मेंस के स्किल्स की, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर इस एकेडमी का एक पार्ट बनाया है और आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस। मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ इस एकेडमी के साथ, मेरे साथ दिल्ली एनसीआर से और इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ हम यहाँ अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर सिविल सर्विसेज में आने वाली उन सब प्रॉब्लम्स को एक साथ शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं जो मैंने अपने टीचिंग के प्रोफेसर में जो पिछले 15 साल से ज़्यादा मैंने खुद फील किया है कि स्टूडेंट्स को और जो एस्पिरेंट है वो कहाँ कहाँ फेस करता है। उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की पूरी जिम्मेदारी हम सब की होगी और मेरे साथ दिल्ली एनसीआर के बेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ अवेलेबल है। कुछ फिगर्स, कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपके बोर्ड पर है जिसमें डॉक्टर कन्हैया झा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी एंड अ वेरी ऑनरेबल फैकल्टी इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड ऑल दिस सेगमेंट। सर का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिनके साथ रहकर बच्चों ने ज्योग्राफी के अंदर ऑप्शंस बड़े अच्छे किए हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। ज्योग्राफी के पार्ट पर जितने भी डाउट्स क्रिएट होते हैं, ख़ास करके फ़िज़िकल ज्योग्राफी और अप्लाइड ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा वहीं पर बच्चे इशूज़ को क्रिएट करते हैं, बहुत इजी मोड में वो सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स पर अपनी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते रहे हैं। बट अब वो हमारे साथ हैं हिंद गुरु के पार्ट पर, हिंद गुरु के प्लेटफॉर्म पर, और रेगुलर क्लास बेस पे वो आपको क्लासरूम के अंदर टीच करते रहेंगे और आप इनकी गाइडलाइंस में, इनके मार्गदर्शन से आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज्योग्राफी के पार्ट पर सॉल्व कर पाएंगे। मेरे साथ मैं खुद डॉक्टर शमशाद अहमद पिछले लास्ट 15 ईयर्स से ज़्यादा डिफरेंट एकेडमीज़ में अपनी सर्विसेज देता रहा हूँ। इलाहाबाद और दिल्ली के अंदर मैंने एक एकेडमी इस्टेब्लिश की थी आईएएस मेकर्स के नाम से, जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गई, बट ड्यू टू कोविड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि उसको थोड़ा सा वाइंड अप करना पड़ा। बट मैं अभी परमानेंट यहीं हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं, ख़ास करके बच्चे बहुत जानते हैं, सो मेरा एक जो नाम है, जो मेरे काम का वैल्यू है, वो ज़्यादा परफॉर्म करती है PSIR के अंदर, ऑप्शनल के अंदर, और स्पेशली सेकंड पेपर के साथ। सो जो लोग मुझे जानते हैं वो तो पहले से ही जानते हैं, वो लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं मुझे, और जो बच्चे मुझ तक अब तक नहीं पहुंच पाए हैं वो रेफरेंस से जानते हैं या किसी के वाया जानते हैं, वो इस बात को समझे कि मैं अब यहीं पर हूं और आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करूंगा। सो PSIR ऑप्शनल के अंदर, सेकंड पेपर्स के अंदर और पूरी करिकुलम के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आपके सॉल्व आउट कर सकते हैं। मेरे साथ लखनऊ समर्पण IAS से RR पटेल सर है, जो साइंस टेक के खुद एक स्पेशलिस्ट फैकल्टी है, MTech है IT के सेक्शन में, और लास्ट 10 ईयर से टीचिंग के काम प्रोफेशन में एक बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और खुद समर्पण IAS लखनऊ के डायरेक्टर भी हैं। और बहुत से नाम हैं, मैं सबको अभी डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ,
बट एक ऐसी पूल ऑफ फैकल्टीज़ हमारे साथ है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स रहे हैं, जिनके पास 10 and 15 ईयर मोर देन का एक्सपीरियंस है। वो सभी एक साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि इस इलाके के, इस एरिए के बच्चों का जो एक पूल है, जो एक बहुत दूर से आके बच्चे यहाँ पर अपना स्टे करते हैं और एक मोटो क्रिएट करते हैं, एक ड्रीम के साथ चलते हैं कि हमको सिविल सर्विसेज में एक अच्छा स्कोर करना है एंड फाइनली सेलेक्ट होना है। वो सारा सॉल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब हम ऑनवर्ड्स 22 अक्टूबर को क्लासेस और इनिशिएट कर रहे हैं, उसको ओरिजिन कर रहे हैं। मैं आपको बैच वाइज एक एक करके चीज़ों को इनिशिएट कर दूंगा कि क्या बैच हम लॉन्च कर रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम। बट एक बात का एश्योरेंस है कि इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी बातें हो नहीं पाती, शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट बातें हो पाती हैं। बेहतर होगा कि आप ब्रांच को विज़िट करें और अपनी वो सारी क्वेरीज़ जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ब्रांच पे आएँ और वो आकर अपनी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें, फिर देखें कि हम उनके साथ क्या बेहतर कर सकते हैं। और वो बच्चे, वो एस्पिरेंट्स जो अपनी पढ़ाई को, प्रिपरेशन को अभी शुरू करने जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में अपने आप को, अपना करियर को डिफ़ाइन करना, वहाँ पे हमको सक्सेस पानी है, वे लोग भी हैं, ताकि हम उनको भी गाइडलाइन दे सकें कि वो अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें और किस रूट को फॉलो करते हुए सक्सेस को एज सून एज अपने फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट के अंदर वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। मैं शॉर्ट में आपको आज इस प्रोग्राम का थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि प्रोग्राम इन लोगों के साथ हम क्या करने जा रहे हैं। एक तो जो लोग वे हैं जो 25 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, यूपीएससी ने एग्ज़ाम की डेट्स को डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। एज यू नो, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको 2025 का प्रीलिम्स आपको मिलने जा रहा है 25 मई। ये डेट अनाउंस है, यूपीएससी ने इसको डिक्लेयर कर रखा है। जनवरी के फर्स्ट वीक से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर देंगे। यूपीएससी ने ये भी कह दिया है कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म को अनाउंस कर देंगे ताकि सबमिट कर सकें। प्रीलिम्स को जो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे उनके एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर है। सो 22 सितंबर 25 को मेंस के एग्ज़ाम्स की डेट भी यूपीएससी ने डिक्लेयर कर रखा है। सो वे एस्पिरेंट्स जो 25 के अटेम्प्ट को ऑप्ट करने जा रहे हैं, वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए इस अटेम्प्ट को कैसे फॉलो करें और कैसे क्रैक करें, इसलिए हम सब ने पूल ऑफ फैकल्टीज से मिलकर एक 10 मंथ का एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें आपका जीएस प्रीलिम्स एंड ऑल्सो सीसैट बहुत इजी फॉर्म में हम इसको क्रैक पढ़ा लेंगे। और प्रीलिम्स में जो सिलेबस आपको गूगल्स पर या अदर साइट्स पर अवेलेबल होता है, अगर आप उसको बारीकी से उसको देख रहे होंगे ना, कि एक सब्जेक्ट लिखे होते हैं पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी एंड अदर्स, 6 to 7 सब्जेक्ट को मिलाकर यूपीएससी वाले इस एग्ज़ाम को कहते हैं ये हमारा सिलेबस है। बट जो पुराने वो अच्छे से जानते हैं कि उन सब्जेक्ट को फुल्ली अगर प्रिपेयर किया जाए तो यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है और मैक्सिमम नहीं हो पा रहा है। सो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि दिए गए सिलेबस को अगर रीड किया जाए, उसको स्टडी करके भी एग्ज़ाम में जाया जाए, तब भी एग्ज़ाम तक हम नहीं पहुंच पाते और क्रैक करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो दिया गया प्रीलिम्स का सिलेबस है, उस सिलेबस से बियॉन्ड बाहर निकल के भी यूपीएससी वाले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करते हैं। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रीलिम्स और मेंस को अगर दोनों को सम कर दिया जाए,
तो प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पर आने के बाद इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि अपने दूसरे लेक्चर्स के अंदर आपको यहीं पर डिफ़ाइन कर पाऊँ इस चीज़ को, ताकि आप थोड़ा ईजी हो सके उसको फॉलो करने के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर प्रीलिम्स के साथ साथ हम मेंस का जीएस कवर करेंगे। एज यू नो, पेपर 1, 2, 3 एंड 4 आप सिलेबस पढ़ते हैं, कवर करते हैं, बहुत बारीकी से उसके स्टडी करते हैं, बट आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेंटरशिप की है। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो स्किल राइटिंग्स की है। आपकी प्रॉब्लम्स वर्ड लेंथ की है। आप लिख तो लेते हैं, बस वर्ड्स कंट्रोल नहीं हो पाते, वो हमेशा एक्सीड करता है, वो बाहर निकल जाता है। सो हाउ टू कंट्रोल द वर्ड्स लिमिट। और ऐसा क्या क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आप ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, कि ऐसा क्या हम अपनी राइटिंग के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर, अपनी राइटिंग में क्या ऐसा यूपीएससी को लिखे कि हमारे मार्क्स वहाँ तक पहुँच पाएँ कि हम मेंस को क्वालिफाई कर लें और इंटरव्यू की कॉल आ जाए। ये एक बहुत मेंटरशिप का प्रोग्राम है। हर एक सब्जेक्ट का मेंटोर जब आपको प्रॉपर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल गाइड करता है और आपको उस वे पर, उस रास्ते पर लेकर चलता है जहाँ पर यूपीएससी की डिमांड होती है कि ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑन दिस सेगमेंट आपको इस राइटिंग पर लिखना है, इस राइटिंग पर, इस वे पर आपको अपने आंसर्स को ड्रॉ करना है। सो आप देखेंगे कि आपको बहुत इजी वे में आप रीच कर पाएंगे उस स्टैंडर्ड तक, उस मानक तक, जहाँ तक आपको मेंस क्वालिफाई करने में थोड़ा इजी फील करेंगे। सो हम पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको, और बड़ी बारीकी से आपको पेपर 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है, पेपर है, जिससे बहुत डाइवर्सिटी है। पॉलिटी का हो या गवर्नेंस का हो या आईआर का हो या सोशल जस्टिस का हो, ये पूरा सिलेबस अब बुक का नहीं रह गया, किताबों का नहीं रह गया है। ये पूरा का पूरा सिलेबस अब अप्लाइड फॉर्म में आ चुका है। सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, और किस तरह से इस पॉलिसीज़ को हम अपने सिलेबस, अपनी आंसर राइटिंग में कैसे उसको अप्लाइड फॉर्म में लेकर आ जाएं। अगर हम इसको सीख पाते हैं तो एग्ज़ाम थोड़ा सा, ये पेपर थोड़ा सा इजी हो जाता है, और मेरे साथ आप इस पेपर को बड़ी इजी वे में इसको कैरी आउट कर सकते हैं। थर्ड पेपर और ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसके अंदर, बहुत बड़ी लेंथ है इस पेपर के अंदर। आप सिलेबस को रीड कर रहे होंगे। इसी के अंदर टेक्नोलॉजी का पार्ट भी है, इसी में इकोनॉमी का पार्ट भी है, इसी में डाइवर्सिटी भी है, इसी में इन्वायरमेंट भी है, इसी में इंटरनल सिक्योरिटी भी है, इसी में मैनेजमेंट भी है डिज़ास्टर का। सो एक नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट इसके अंदर यूपीएससी ने डिज़ाइन करके रखा है। इसका मतलब कि ये पेपर कई एक सब्जेक्ट्स को डाइवर्स करता है और एक सम करता है। तो जहाँ इतने सब्जेक्ट डाइवर्सिटी हो और उसको एक पेपर में लेकर आना हो, इट मीन्स कि आपको हर एक पेपर का, हर एक सब्जेक्ट का एक मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड कर सके और प्रॉपर गाइड कर सके कि ये एरर्स है, ये लिंग्विस्टिक एरर्स है, ये वर्ड लेंथ एरर्स है, और ये आपकी जो थ्योरीज़ है, जो प्रिंसिपल है, जो आपने एल्गोरिथम ज्वाइन किया है, जो आपके पास कंटेंट है, उसको कैसे आप पैरेललिज्म पर लेकर आएंगे। आप किसी भी पेपर को जब ऑप्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, तो आप कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आप जाते हैं कि हम इसकी थ्योरीज़ को पढ़ लें कि कोई भी थ्योरी है उस सब्जेक्ट से, उस पेपर से रिलेट करती है, तो उस थ्योरी को बारीकी से उसका अध्ययन कर लें, उसका स्टडी कर लें, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोस्ट ऑफ देम एस्पिरेंट यही करता है। फिर आप आते हैं कि उस थ्योरीज़ के बिहाफ पर इससे जुड़े हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उसको पढ़ लिया जाए, लेकिन किन सिद्धांतों पर इस थ्योरी को डिज़ाइन किया गया है। आप वो काम भी बड़ी बारीकी से कर लेते हैं, वो आप तक चल जाता है, वो आप तक खुद से हो भी जाता है। और किसी भी पेपर के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई डेटा है, कुछ आंकड़े हैं, तो आपका अप्रोच वहाँ तक भी होता है। स्पेशली इकोनॉमी के अंदर आप उस डेटा को, बजट को,
इकोनॉमिकल सर्वे को, स्टैटिस्टिकल सर्वेज को, गवर्नमेंट की स्कीम्स को, प्लानिंग्स को आप कैलकुलेट करते हैं उन डेटास के बिहाफ पर। दैट मीन्स कि आप इन सब को मिलाकर एक एल्गोरिथम बनाते हैं। बट आप ज़रा सोचें, एज एस्पिरेंट आप थिंक करें इस बात को कि आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा कर रहे हैं। यू आर नॉट ओनली वन टू रीड, स्टडीड एंड डिज़ाइन ऑल द प्रोग्राम एंड योर प्रिपरेशंस। आपके साथ बहुत लोग हैं। नंबर ऑफ एपियरेंस देखेंगे तो बहुत ढेर सारे एस्पिरेंट हैं जो हर साल अटेम्प्ट करता है। अगर उसका ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो मे बी वो प्रीलिम्स तक जाता है, मेंस में वो जाकर प्लग कर जाता है, रुक जाता है वहाँ पर। अगर ये आपने कर लिया है तो इतने करने से आपके एग्ज़ाम्स, मेंस के एग्ज़ाम तो नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कि प्रीलिम्स हो जाए। इसको अगर आप कलेक्ट करते हैं तो पॉसिबल है कि आप प्रीलिम्स के जीएस को कवर कर ले जाएं और सीसेट पे थोड़ा पकड़ हम बना देंगे आपकी, तो क्वालिफाइंग पेपर आपका हो जाएगा। पर आप इन एल्गोरिथम के अंदर आप थ्योरीज़ को, प्रिंसिपल को, डेटास को आपने कलेक्ट कर लिया, पर वो नहीं किया आपने जो यूपीएससी सीएससी की मेंस की डिमांड है क्या कि आप इस एल्गोरिथम को कैसे पैलियोगोरिज्म पर कन्वर्ट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको क्वालिफाई कराएगी, जो आपको एग्ज़ाम को, मेंस को स्कोर कराएगी ताकि आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाए। और एल्गोरिथम को कैसे कन्वर्ट किया जाए, पैलियोगोरिज्म पे ये एक मेंटोर का काम है, अब प्योर मेंटोर का काम है। उसके लिए हम यहाँ पर हैं आपके साथ। आपने एक थ्योरी पढ़ी, एक प्रिंसिपल पढ़ा, एक डेटा इकट्ठा किया और ढेर सारा पूल इकट्ठा किया अपने स्टडी का। पर उस स्टडी का आपका थॉट, आपकी व्यूज़ क्या है, आपके खुद के व्यूज़ कितने हैं। एक थ्योरी को आप अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में कैसे आप डिस्क्राइब कर पाते हैं। अगर आप ये सीख पाते हैं और मेंस में स्पेशली इन एसेस के अंदर अगर आप इसको लिख पाते हैं, इसको आप राइटिंग फॉर्म में ले आते हैं, सो यू मस्ट बी क्वालिफाई इन योर मेंस एग्जामिनेशन एंड यू मस्ट बी क्वालिफाई इन इंटरव्यूज़। बट एक चैलेंज है कि आपका अप्रोच ये तो है कि आपने बुक्स कलेक्ट किया, आपने मटेरियल्स इकट्ठे किए और आप इन सब को कलेक्ट करके अपने आप को एक स्टडी के फॉर्म में बहुत लेबर करने के बाद आपने इसको कहा कि मैं आई एम रेडी फॉर द एग्जामिनेशंस। बट यू हैव सम लैक, यू हैव सम लेस, क्योंकि आपने वो चीज़ तो सब कर ली है जो हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू करता रहा है। पर हमारा काम ये है कि आपको सिखा दें कि आप इस सब चीज़ों को एक ऐसे अप्रोच पर लेकर आएँ जिसमें आपका ओन थॉट क्लियर हो और आप अपने व्यूज़ में उन मेंस के क्वेश्चंस को लिख पाएँ। देखिए, थ्योरीज नहीं बदलती, प्रिंसिपल्स नहीं बदलते, डेटाज नहीं बदलते, पर राइटर का व्यूज़ हमेशा बदलता है। सो यू थिंक एज अ राइटर, यू राइट एज अ राइटर इन योर नोटबुक। अगर ऐसा कर पाते हैं तो मैं प्योर श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। बस मोर चैलेंजिंग, आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा और उस टेक्निक को डेवलप करना होगा या हमारे साथ सीखना होगा कि इसको हम कैसे सीखें कि ताकि हम अपने इन सब चीज़ों को इस पैलियोगोरिज्म के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ, स्पेशली इन मेंस एंड आल्सो इन एसेज। अगर ऐसा करते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई है। प्रीलिम्स में आप इसको लेकर चल सकते हैं, वो आपको क्वालिफाई करा देगा, लेकिन मेंस में आपको लाना ही होगा, एसए में आपको लाना ही होगा, ऑप्शनल में आपको लाना ही होगा हर हाल में। अगर आप ऐसा कर पाते हैं सो वेरी गुड, और नहीं कर पाते हैं तो एकेडमी आएँ, हम सब वहाँ पर हैं, और एक कोर्स को ज्वाइन करें मेरे साथ। मैं कोर्स को डिफ़ाइन करता हूँ कि हम इस कोर्स को किस तरह से आपके साथ 25 मई एंड 22 सितंबर में किस तरह से आपको हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में और आपकी लास्ट क्वालिफाई करने के एंड तक में। इस अटेम्प्ट में
24 एंड 25 के अटेम्प्ट में मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ करूं कि हम कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे विद जीएस एंड ऑल्सो फॉर सीसैट। मेंस का, ऐसे राइटिंग का इस प्रोग्राम के अंदर प्रीलिम्स का जीएस है, सीसैट है, मेंस के चारों पेपर है और प्लस एसे राइटिंग का प्रोग्राम है। ये इस ईयर के लिए जो 10th मंथ का प्रोग्राम आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर द 10 मंथ। ऑलमोस्ट ये 1000 आवर्स का प्रोग्राम है। पहले हम उस स्पेशल तरीके से जो प्रीलिम्स की में जिस अप्रोच को आप डेवलप नहीं कर पाते हैं, उस अप्रोच तक आपको प्रीलिम्स पर लेकर जाएंगे। हम नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ साथ इसी प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि अगर आप मेंस के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे ना, सो हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है और एक लास्ट पार्ट है इसका, जिसको प्रीलिम्स का बच्चा अवॉइड करता है, ऑलवेज और ऑलवेज अवॉइड करता है कि पहले ये मेंस का है, मेंस से पढ़ेंगे इसको। लेकिन आप प्रीलिम्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे अगर आप ना, तो आपको हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का पोर्शन तो होगा ही, और ज्योग्राफी के साथ साथ ज़्यादा पार्ट है इन्वायरमेंट का, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। खास करके जो इन्वायरमेंट का अप्लाइड फॉर्म है, समिट्स का, कॉन्फ्रेंसेस का, प्लानिंग्स का, और जो डिक्लेरेशंस है यूएनओ की और डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम के ज़रिए जो इन्वायरमेंट के लिए लोग कर रहे हैं काम, उस समिट्स में क्या डिक्लेयर हुआ, किस प्लान के तहत हुआ, और यूएनओ क्या सोचती है उसके बारे में इन्वायरमेंट को लेकर, इस बात को हम जीएस के ज्योग्राफी में तो कवर अप कर पाएंगे, पार्ट है थर्ड पार्ट पर। लेकिन हम बात कर रहे थे सोसाइटी की। सोसाइटी एक ऐसा पार्ट है जो आपको एक सवाल मेंस में फर्स्ट पेपर का ज़रूर दे देता है, और वो सवाल लगभग 10 से 15 नंबरों का हो जाता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के अंदर भी है, क्योंकि अगर आप इस सोसाइटी को प्रीलिम्स में आप देखेंगे ना, तो 2 से 3 सवाल ऐसा है जो सोसाइटी से सीधा रिलेट करता है। और आप करते क्या हो कि आप प्रीलिम्स में हिस्ट्री के पार्ट को तो बड़ी बारीकी से, बड़ी लेबर के साथ आप प्रिपेयर करते हो, बट आप एक पार्ट जो आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रीलिम्स में इस नंबर को ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको आप अवॉइड करते हो या आपको छोड़कर निकल जाते हो। इससे बचना होगा। तो प्रीलिम्स में हम इसको भी कवर कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन का जो तरीका हमारा पढ़ाने का होगा, प्री एंड मेंस का, प्रीलिम्स का स्पेशल बैच कोई नहीं है, जो बैचेस होंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के होंगे। सो हम प्रीलिम्स में एक तो इतिहास, ज्योग्राफी का और सोसाइटी को कवर अप करने जा रहे हैं। आप मेंस के सेकंड पेपर को देखोगे ना, तो उससे पॉलिटी का पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, आईआर का पार्ट है और सोशल जस्टिस का पार्ट है। पॉलिटी में आप क्या करते हो ना कि आप एक संविधान का पार्ट उठाते हो। कोई भी एक किताब, इंडिया में एक किताब है जो बड़ी मशहूर है इस सेगमेंट के अंदर, लक्ष्मीकांत की। मैं उसका क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन वो किताब केवल प्रीलिम्स तक के लिए ही लिमिटेड है। वो किताब मेंस को अप्रोच नहीं करती। मैं उसका क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, बस उसकी लिमिटेड्स बता रहा हूँ। किताब अच्छी है, पढ़ सकते हैं आप सब लोग। लेकिन क्या केवल संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ही प्रीलिम्स के अंदर हैं, या इस पार्ट के अंदर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा हैं? यूपीएससी प्रीलिम्स में लेस और मोर देन इस पोर्शन से 15 to 14 क्वेश्चन होते हैं, और अगर संविधान में आर्टिकल्स पे जाओगे ना, तो मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको प्रीलिम्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी सवाल कहाँ से आए हुए हैं? एक लैक हो जाता है, एक मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है।
वो चीज़ आपको मिलेगी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। द पार्ट ऑफ सोवरेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री रूल्स एंड हाउ टू रन द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट, संसद जो है ना, संविधान के आर्टिकल से नहीं चलती। संसद को चलाने के लिए संसद ने अपने लिए नियमावलियाँ, रूल्स तय कर रखे हैं। उन रूल्स को अगर हम फॉलो करें सो ईजिली हम अप्रोच को डेवलप कर देंगे। लगभग 20 से 22 चैप्टर्स के अंदर है, और अगर हम संविधान के साथ इसको भी लेकर चलते हैं ना, सो ईजिली हम इस पार्ट पर थोड़ा ईजी फील करेंगे। गवर्नेंस का एक ऐसा पोर्शन है जो मेंस में तो ठीक ठाक 20 से 25 नंबरों का सवाल देता है, बट ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी देता है, और मस्ट भी है, ये ज़रूरी देता है ये। सो गवर्नेंस के पार्ट को भी हम बहुत अच्छे से इस पार्ट में, इस प्रोग्राम में कवर अप करेंगे। आईआर के पार्ट पर एक है रिलेशंस का और एक है ऑर्गेनाइजेशंस का। प्रीलिम्स में ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेंस में रिलेशन। एक है सोशल जस्टिस का। आप 2 तरह से प्रिपेयर करते हो इसको, या तो बुक पढ़ के पढ़ते हो, या फिर मार्केट में बिक रहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को पढ़ लेते हो, तो आपको लगता है सोशल जस्टिस का काम हो गया हमारा। लेकिन सोशल जस्टिस एक ऐसा सेगमेंट है जो आपके करंट से जुड़ा हुआ है। उसके लिए आप अलग से पढ़ते हो कि मार्केट से कुछ मैगजीन्स, कुछ न्यूज़पेपर्स, या अपनी नोट, या कुछ ईयरली सब्सक्रिप्शन या हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन को आप बाई करते हो, परचेज़ करते हो, और फिर उसको रीड आउट करके एग्ज़ाम में अपीयर होने का कोशिश करते हो। अगर आप सोशल जस्टिस को बारीकी से पढ़ के प्रीलिम्स में जाओगे ना, तो आपका करंट तैयार होगा, आपका सोशल जस्टिस का जो पूरा पार्ट है वो तैयार होगा, और इस पार्ट से आपको प्रीलिम्स में 6 से 7 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा। जैसे आपका तो करंट पढ़ना है, इकोनॉमी का, इन्वायरमेंट का, पॉलिटी का, जो डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में उसका, या गवर्नमेंट की प्लानिंग्स का, या उसकी जो डिक्लेरेशंस है, बहुत ढेर सारी प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट्स की होती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, या सरकार खुद वेलफेयर के अंदर क्या क्या स्कीम्स को लॉन्च करती है फॉर दी इंडियन सिटीजन्स के लिए। उसके लिए आपको करंट की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप सोशल जस्टिस के सेगमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाते हो, तो आपको करंट का एक नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है, और सोशल जस्टिस आपको मेंस में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। इसी तरह से हम सेगमेंट वाइज प्रीलिम्स को थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पेपर में भी और फोर्थ पेपर में भी प्रीलिम्स के एक पार्ट को कवर अप करेंगे। कैसे? देखिए, लोग कहते हैं ना कि फोर्थ पेपर इज़ अ टोटली मेंस पेपर, लेकिन जो लोग पुराने उस बात को समझ रहे होंगे कि गवर्नेंस का एक लगभग 30% रेशियो, नंबर ऑफ परसेंटेज, इथिक्स का पार्ट है। एक तो है कि ग्रीक थिंकर्स के क्या इथिक्स को लेकर, मॉरलिटी को लेकर क्या उनके थॉट्स क्या है, और इंडियन थिंकर्स का, इंडियन थॉट्स का क्या इथिक्स को लेकर या मॉरलिटी को लेकर क्या उनका क्या सोच है, मूल्य को लेकर, नैतिकता को लेकर वो क्या सोचते हैं। एक पार्ट तो वो है जो थिंकर्स का है। एक पार्ट ऐसा है जो गवर्नेंस के अंदर इथिकल पार्ट्स को लेकर आता है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी कितनी इथिकल है, कितनी अकाउंटेबल है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, और कितनी इथिकल वैल्यूज़ पर वो अपने वर्क ऑफ नेचर पे काम करती है। सो इथिक्स इज़ नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ फोर्थ पेपर इन मेंस, also it is a part of some question in prelims as a part of governance as well as fourth paper. So prelims को एक ऐसा डिज़ाइन किया गया है हम लोगों ने मिलकर, जो सीनियर फैकल्टीज हैं उन्होंने मिलकर, कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्या केवल दिए गए प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर ही हैं, या एक अच्छा पार्ट आपके मेंस के सिलेबस को भी प्रीलिम्स कवर अप करता है।
और मस्ट भी कवर अप करता है। सो आपके लिए ये इजी होगा कि आप प्रीलिम्स में जब जा रहे हैं तो आप मेंस को एक अच्छे अमाउंट पर, एक अच्छे रेशियो में पढ़कर जाएं, ताकि आपको प्रीलिम्स को क्रैक करने में, उसको क्वालिफाई करने में बहुत दुविधाएं ना हो, बहुत दिक्कतें महसूस ना हो। एक वेल डिज़ाइन प्रोग्राम है ये। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आप ब्रांच आए, मेरे साथ बात करें, ताकि इस प्रोग्राम को आपको समझाया जा सके और आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई किया जा सके कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ओनली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी स्टडी ट्रैक पर नहीं है, बट आप कर सकते हैं। बहुत सर्विसेज है, हम इसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दे रहे हैं जो बहुत कंसाइज और प्रिसाइज फॉर्म में होगा। हम आपको एक नंबर ऑफ MCQs दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, और साथ में हम आपको इसी कोर्स के अंदर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर 41 नंबर ऑफ टेस्ट है, जिसमें 30 टेस्ट आपका सब्जेक्टिव है और 6 टेस्ट आपका मॉडल पेपर है और 5 टेस्ट आपका CSAT का सेगमेंट है। इस पेपर के अंदर हम आपकी पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करेंगे जो आप हमारे साथ पढ़ते आ रहे हो। या क्लास में हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझा पाएंगे कि आप हमसे क्या चाहते हो और किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ कंप्लीट कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस है प्रीलिम्स एंड मेंस का, और जो प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर हमने एक नंबर ऑफ 30 टेस्ट को डिज़ाइन किया है, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए पूरे सिलेबस का एक बार, और फिर आप मॉडल पेपर के अंदर जाइए और CSAT के अंदर जाइए, ताकि आप इजीली क्वालिफाई कर पाइए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स को। 25 मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, एक हफ्ते का रेस्ट करिए, और फिर तो रेस्ट ऑफ पेपर रह गए, जो रेस्ट ऑफ सिलेबस का पार्ट रह गया है, जो 3.5 और 4 मंथ का हमारे पास टाइम मिल जाता है। 1 जून से हम आपको फिर से एक बार अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे विद ऑप्शनल एंड विद रेस्ट ऑफ मेन सिलेबस। अगर आप एक अच्छी स्टडी बनाते हो, एक अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक पाए। बेहतर होगा कि आप ब्रांच आए। अबुल फजल इनक्लेव रेडियस बिल्डिंग में एडजेसेंट ऑफ अल-शिफा हॉस्पिटल में ये इंस्टीट्यूट है। मैं आपको रेगुलर वहाँ मिल जाऊँगा। आइए, मेरे साथ बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आइए, और आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ मिस इन्फॉर्मेशन है या कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई हैं, आइए हम बात करते हैं उसके साथ, और एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम आपको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी मेंटोर्स भी, बाकी आपके फैकल्टी भी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें। हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, बट कंप्लीट सॉल्यूशन तभी होता है जब हम आपसे बात कर पाएंगे। एक तो ऑन टेबल बात हो पाएगी और दूसरी बात हो पाएगी आपके से क्लासरूम के अंदर। सो आप सबका वेलकम है, आप इंस्टीट्यूट आएँ, एक फैसला करें कि हमको 25 के लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। वे लोग जो अटैम्प्ट कर रहे हैं और जो लोग अभी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, जो 26 और 27 के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, वे लोग भी आएँ। मैं कल के इस प्रोग्राम में, कल के इस लेक्चर के अंदर आपको 26 और 27 के प्रोग्राम को डिस्क्राइब तो कर दूंगा कि वे लोग जो अभी अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनकी एज इनकम्प्लीट है, या तो उनकी डिग्री इनकम्प्लीट है, या तो अंडर एज हैं और प्रिपरेशन को सोच रहे करने के लिए, वे लोग भी आएँ, ताकि हमारे साथ बात करके एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सके, एक अच्छे निर्णय पे पहुंच सके, ताकि आप उस फैसले को करके अपनी सभी सुविधाओं के साथ, अपनी सभी जो दिमाग के अंदर बहुत से मिसकॉन्सेप्शन है, उस कॉन्सेप्शन को दूर करके अपने प्रिपरेशन को शुरू करें,
आई होप कि आप इसको बहुत फ़ायदा होगा आपको, और आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक होगी, और आपने जो अटेम्प्ट आप अपीयर करने जा रहे हैं मस्ट बी क्वालिफाई अपीयरिंग अटेम्प्ट। थैंक यू वेरी मच। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम आपको समझा पाएँ कि दूसरे कोर्सेज़ क्या पर हैं, और 26 और 27 के बच्चे के लिए, जो बच्चे अभी अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनके लिए सोच पा रहे हैं। आप ब्रांच आए, फिर से एक बार मिले और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लें। थैंक यू वेरी मच।